सबा कमरे में आई और कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया और अपने फ़ोन की तरफ मतवजा हुई। वो पिछले 2 घंटों से बज रहा था। हाँ, बोलो, क्या मसला है? क्या तुमसे सब्र नहीं होता? तुम अच्छे तरीके से जानते हो मैं मुक़्सिम मीर अहमद के घर में मौजूद हूँ, जो चील सी नज़र रखता है और 1 सेकंड में पहचान सकता था कि मेरे फ़ोन पर किसकी कॉल आ रही है। फ़ोन कान से लगाते ही सबा फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, ए लड़की, जबान संभाल कर बात किया करो। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। आइंदा मुझसे तमीज से बात करना, वरना मुझे तुम्हारा दिमाग टिकाने पर अच्छे तरीके से लगाना आता है। फ़ोन में से मुकाबिल की सख्त और गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे मुहातिब होने का। इसके पीछे मेरा भी एक मकसद है, इसलिए तुमसे हाथ मिलाया है। सभा भी अपनी अकड़ में बोली और यही अकड़ मुकाबिल को मज़ीद तहश ला रही थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अगले 2 हफ्ते तक मैं इसी हवेली में रहने वाली हूँ और मेरे रहने का इंतज़ाम हो चुका है। अब आगे क्या करना है ये तुम बेहतर जानते हो। मुझे तो सिर्फ एक ही शख्स चाहिए और वो है मुक़्सिम मीर अहमद। और उसकी बीवी के साथ तुम क्या करते हो क्या नहीं, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो लड़की मुझे मुक़्सिम की ज़िंदगी से बहुत दूर चाहिए, जहाँ पर वो उसे ढूँढने से भी ना मिले। तुम्हें मुक़्सिम मीर अहमद चाहिए और मुझे उसकी बर्बादी, और उसकी बर्बादी उसकी बीवी को बर्बाद करके मिलेगी। जब उसकी बीवी को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तब मुक़्सिम मीर अहमद बर्बाद होगा। जब वो दुनिया के सामने सर उठाकर चलने लायक नहीं रहेगा। मुकाबिल मुकरू कहका लगाकर बोला, मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरा काम जल्द मुकम्मल चाहिए और तुमने अब जो भी करना है जल्दी करो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ रुकने के लिए और ना ही मैं ज़्यादा वक्त ले सकती हूँ। सवा बेसारी से बोली, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। मुझे मुग़्सिम की बीवी की पल पल की खबर मिलनी चाहिए कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती। मुझे सिर्फ उसकी खबर चाहिए। बाकी तुम्हारा और मेरा काम तो जल्दी हो जाएगा। वो कमीनगी से बोलता कहका लगाकर हंसता, जबकि उसके कहके में सभा का भी कहका शामिल था। ये एक बेसमेंट का मंजर था, जहाँ पर मुक़्सिम एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और दाद उसकी दाईं जानिब हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था, जबकि उसके बिल्कुल सामने रस्सियों में बंद एक शख्स अपने होशो हवास से बेगाना था। इसे होश में लाओ दाद। मुक़्सिम की सख्त और संजीदा तरीन आवाज़ बेसमेंट में गूंजी। दाद ने पास पड़ा ठंडा पानी उठाया और सामने बैठे शख्स के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो हड़बड़ा कर उठा और अपनी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता सामने मौजूद शख्स को देखने लगा, जो चेहरे पर सख्ती और आंखों में वहशत लिए उसे ही देख रहा था। मुक़्सिम। सामने मौजूद शख्स के मुंह से टूटे फूटे लफ्ज़ों में मुक़्सिम का नाम अदा हुआ। तुम्हें बोला था ना कि कोई भी चालाकी करने का मत सोचना, लेकिन तुमने शायद मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और मेरे दुश्मनों तक मेरी हर एक खबर पहुंचाई। तो तुम शायद ये भूल गए थे कि तुम्हारा बेटा अभी तक मेरे ही पास है और जब चाहूं मैं उसकी सांसें छीन सकता हूँ। या फिर शायद तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया था। किसी मासूम की जान लेना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मगर तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा जो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। तुम नहीं जानते कि गद्दारी की क्या सजा देता है मुक़्सिम मीर अहमद, और तुमने मुझसे गद्दारी करके अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। मुहसिन सामने मौजूद शख्स की तरफ देखते गुर्राया, जबकि सामने मौजूद शख्स काम कर रहे क्या। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा। नहीं एसपी, तुमने सिर्फ मुझसे ही नहीं इस मुल्क से भी गद्दारी की है, और गद्दारी की माफ़ी तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह से वही मांगनी पड़ेगी, और वो भी ऊपर जाकर। मुहसिन सिर्फ अंगार आंखें लिए वहशत ज़दा लहजे में बोला, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। वो रोता हुआ मिन्नतें करने लगा। जहन्नुम मुबारक एसपी, अब अपने गुनाहों का हिसाब ऊपर जाकर दो। मुहसिन ने बोलते ही अपने हाथ में मौजूद एक तेज धार वाला चाकू उसके सीने में घोंप दिया, जिससे उसके बदन से खून की लहरें बहने लगीं। मुहसिन ने बेदर्दी से दोबारा वही तेज धार वाला आला उसके दिल के मुकाम पर घोंपा, जिससे वो तेज धार चाकू उसका दिल चीरता हुआ अंदर चला गया, जबकि उस शख्स को दोबारा सांस लेने की मोहलत ही मैसर न हुई। पता करो दाद, हावर्ड के साथ दूसरा मिलने वाला शख्स कौन है। वो जो कोई भी है, उसने अपनी मौत को दावत खुद दी है, और उसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। मुगसी वो चाकू जमीन पर फेंकता उठ खड़ा हुआ और बेसमेंट से निकलता चला गया। इफ्रा अलमारी में अपने और जहांसेब के कपड़े तरतीब से सेट कर रही थी। जब जहांसेब कमरे में दाखिल हुआ, दबे दबे कदमों से चलता हुआ इफ्रा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, जबकि वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे जहांसेब की मौजूदगी का एहसास हो ही न सका। क्या कर रही हो मिसेस? जहांसेब झुकते उससे कान में सरगोशी नुमा आवाज से बोला, जबकि इफ्रा जो अपने ध्यान में कपड़े रख रही थी, अचानक अपने इतने करीब जहांसेब की आवाज़ सुनकर एकदम डर गई थी। क्या हुआ मिसेस?
लगता है मुझसे डर गई हो। जांसेब अलमारी पर दाएं बाएं अपने बाजू रखते हुए बोला, जबकि इफ्रा बुरी जगह फंसी थी, क्योंकि जांसेब के दाएं बाएं बाजू होने की वजह से वो वहां से निकल नहीं सकती थी और ना ही पलट सकती थी, क्योंकि इफ्रा के इतने नज़दीक खड़ा था कि अगर वो पलटती तो उन दोनों में 1 इंच का भी फासला नहीं बचना था। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जांसेब उसे कंधों से थामता उसका रुख अपनी जानिब करता हुआ बोला, जो अलमारी में बाहरी जा रही थी, जैसे उसी में से रास्ता बनाकर बाहर निकलेगी। क्या नहीं बताया? इफ्रा हकलाते हुए बोली। यही कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। जांसेब उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब करते हुए बोला और एक हाथ से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। मैं आपको क्यों बताऊं? इफ्रा जांसेब की तरफ देखते हुए बोली, जबकि उसकी इतनी नज़दीकी से दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। क्योंकि मुझे जानना है। जांसेब उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, मैं तो नहीं बताऊंगी। इफ्रा शरारत से बोली। और ना बताने की वजह? जांसेब ने अलमारी के साथ लगाते उसके इतराफ दोनों हाथ रखे, चेहरे पर झुकते हुए बोला, वो मेरी मर्जी। इफ्रा भी शायद उसे सताने की मूड में थी। तुम्हारी मर्जी की तो मैं। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जांसेब इफ्रा की जानिब देखते उसका दुपट्टा उसके सर से सिर आ चुका था। बोलो, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? अभी मेरा मूड नहीं, फिर कभी बताऊंगी। इफ्रा एक अदास से बोलती झुककर उसके बाजू के नीचे से बाहर निकल गई और दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई, जबकि जांसेब तो हैरत से उसे देखता ही रह गया। फरी! जांसेब उसे घूरते हुए चिल्लाकर बोला, जबकि इफ्रा कहका लगाकर हंसी। वापिस आओ। जांसेब उसे हुक्म देते हुए बोला, मैं तो नहीं आ रही। इफ्रा नाक चिढ़ाते हुए बोली। रुको तुम। जांसेब तेवरी चढ़ाते उसकी जाने बढ़ा, जबकि जांसेब को अपनी तरफ आता देखकर इफ्रा दौड़कर दरवाज़ा खोल चुकी थी। वैसे अब ऐसा भी नहीं कि आपका हर हुक्म मानती रहा करूं, कभी कभी इनकार सुनने की आदत आपको भी डालनी चाहिए। इफ्रा जांसेब को बोलती तेजी से कमरे से भागी थी, क्योंकि जांसेब उसके नज़दीक तर आ चुका था। इफ्रा कमरे से निकलकर भाग गई तो जांसेब भी उसके पीछे पीछे ही था, क्योंकि जांसेब का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था, जबकि इफ्रा उससे बचती फुल स्पीड से आगे को भाग रही थी। इज्जत से वापिस आओ इफ्रा, वरना अच्छा नहीं होगा। इफ्रा के पीछे भागते जांसेब ने आवाज़ लगाई। आपके पास कुछ अच्छा होता भी है? इफ्रा दौड़कर सोफे के पीछे जाती हुई बोली। अब मंजर ही था कि सोफे के पीछे इफ्रा, जबकि सोफे की अगली साइड पर जांसेब था। इफ्रा कभी दाईं जानिब हुई तो कभी बाईं, और जांसेब भी उसी तरफ जाता जहाँ को इफ्रा जा रही थी, जबकि ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अलीसा मुंह खोले उन दोनों को देख रही थी, जो आसपास से बिल्कुल बेनियाज अपनी ही लड़ाई में मगन थे। इफ्रा रुक जाओ एक जगह, तुम मेरे हाथ लगी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जांसेब उसे धमकाते हुए बोला। आप आगे छोड़ते कब हैं? इफ्रा बोलती दूसरे सोफे की जानिब भागी, जबकि मौका पाते ही जांसेब एक ही जिसमें उस तक पहुंचता उसे सख्ती से पकड़ चुका था। छोड़े मुझे। इफ्रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। आप आगे छोड़ते कब हैं? इफ्रा बोलती दूसरे सोफे की जानिब भागी, जबकि मौका पाते ही जांसेब एक ही जिसमें उस तक पहुंचा उसे सख्ती से पकड़ चुका था। छोड़े मुझे। इफ्रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब बताओ, क्या बोल रही थी तुम कि मैं आगे तुम्हें छोड़ता कब हूँ? हाँ, अब मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। जांसेब उसे और मजबूती से जकड़ते हुए बोला, जबकि उसकी पकड़ में इफ्रा पड़पड़ा रही थी। छोड़े मुझे प्लीज, सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी। इफ्रा खुद को छुड़वाने की खातिर भी माफी मांग गई। लेकिन अब तो तुम कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना कर सको। जांसेब एक ही झटके से उसे बाजू में उठा चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज नीचे उतारे मुझे। इफ्रा जांसेब की तरफ देखती घबराते हुए बोली। नामुमकिन। जांसेब ने इफरात से बोलते कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, मगर सामने ही अलीसा को देखकर फौरन रुक गया, जो चेहरा नीचे की अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में सुर्ख पड़ रही थी। जांसेब एकदम से शर्मिंदा हुआ था, जबकि जांसेब को मुसलसल सामने देखता पाकर इफ्रा ने भी सामने देखा तो अलीसा को वहां मौजूद देखकर उसका दिल चाहा था कि शर्म से डूब मरे। जांसेब ने इफ्रा को फौरन नीचे खड़ा किया और इफ्रा अपने हवास काबू कर दी, साथ साथ अपना दुपट्टा भी दुरुस्त कर रही थी। अलीसा अपनी मुस्कुराहट दबाती सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। एंजॉय योर टाइम एंड गेट ऑन विद योर वर्क। ऑल द बेस्ट। अपना वक्त एंजॉय करो और अपना काम जारी रखो। अलीसा इफ्रा की कान में सरगोशी करती अपनी मुस्कुराहट दबाती वहाँ से चली गई, जबकि अलीसा की बात पर इफ्रा मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। बस करवा दिया ना बदनाम आपने। हाय अल्लाह, भाभी क्या सोच रही होंगी, कितने बेशर्म हैं हम दोनों। इफ्रा जांसेब की तरफ देखती दाई देते हुए बोली। जांसेब ने तज्जुब से इफ्रा को देखा,
फिर उसकी कलाई पकड़ते एक झटके से उसे अपने करीब कर चुका था। वो कुछ नहीं सोचेगी, काफी समझदार है वो। और तुम अपना हिसाब दो पहले। जानसेब दोबारा उसी टोन में आ चुका था। नहीं प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले वाली हरकत नहीं भूल रही मुझे। आप मुझसे शर्मिंदा करवाना चाह रहे हैं। आप में शर्म है कि नहीं? इफ्रा उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। नहीं, मुझ में बिल्कुल शर्म नहीं, और ये बात तुम अच्छे से जान लेनी चाहिए। जानसेब दोबारा अपनी कलाई थाम चुका था। फरी, उन दोनों को अपने नज़दीक से समरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी तो जानसेब ने झटके से उसका बाजू छोड़ा और 2 कदम फासले पर खड़ा हुआ। फरी बच्चे, सभा का कमरा सेट करवा दो, मुलाजमा को बोल दिया है मैंने। समरा बेगम इफ्रा की जानिब देखते हुए बोली तो इफ्रा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे सिर्फ मौका चाहिए था जानसेब की आंखों से ओझल होने का। अरे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? समरा बेगम जानसेब की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। नहीं चची जान, वो मुझे इफ्रा से कुछ काम था। तुम अपना काम खत्म कर लो तो मेरी बात सुन लेना कमरे में आकर। बात बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी आना। जानसेब इफ्रा की जानिब देखते मुस्कुराकर बोला तो इफ्रा का दिल एकदम से तेज रफ्तार पकड़ चुका था, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि जानसेब की जरूरी बात कौन सी है। चिच्ची, इफ्रा बोलती फौरन वहां से रफू चक्कर हुई थी, जबकि जानसेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अलीसा इस वक्त किचन में बैठी पानी पी रही थी जब किचन में समरा बेगम दाखिल हुई और उनके पीछे सबा भी किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम चची जान। अलीसा ने अदब से मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? कुछ चाहिए था तो बता देती, खुद किचन में क्यों आ गई? अभी तुम्हें किचन में नहीं आना जब तक खीर की रस्म नहीं हो जाती। समरा बेगम अलीसा की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। जी, वो बस पानी पीने आई थी, अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, कुछ खाओगी तुम? नहीं चची, बस मैं चलती हूँ, अलीसा बोलती उठ खड़ी हुई। नहीं, बैठ हुई रही, अपनी सेहत देखो कितनी सी है, कुछ खाया पिया करो। समरा बेगम उससे बैठने का इशारा करते हुए बोली। सबा बेटा, तुम फ्रिज से फ्रूट्स निकालो और काट कर दो इसे, खुद तो इसे जरा फिक्र नहीं अपनी सेहत की। समरा बेगम सबा की तरफ देखती हुई बोली तो उससे अपने गुस्से पर काबू पाते अलीसा की तरफ कहर बरसाती निगाहों से देखा। नहीं चची जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी कुछ देर बाद खा लूंगी, अलीसा ने उन्हें मना करना चाहा। चुप करके बैठ जाओ, इधर ही जाओ तुम सबा। समरा बेगम ने दोबारा सबा को फ्रूट्स निकालने का हुक्म दिया तो वो जल्दी बुनती फ्रिज से फ्रूट्स निकालने लगी। ये मुक्सिम कहाँ पर है, सुबह से दिखाई नहीं दिया, समरा बेगम ने अलीसा की जानिब देखते हुए पूछा। पता नहीं चची जान, मुझे तो बताकर भी नहीं गए, अलीसा समरा बेगम की जानिब देखते हुए बोली। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इससे चला गया होगा और बताने का मौका नहीं मिला होगा, तुम खुद फ़ोन करके पूछ लो। समरा बेगम ने उससे हल बताया तो मुस्कुरा दी। बीबी जी, आपका फ़ोन आ रहा है, एक मुलाजमा किचन में दाखिल होते ही समरा बेगम को पैगाम देती हुई बोली। अच्छा चलो, समरा बेगम मुलाजमा को बोलती मुलाजमा के साथ किचन से बाहर निकल गई। सबा ने एक नज़र किचन के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से समरा बेगम जा चुकी थी और एक नज़र टेबल पर बैठी अलीसा की जानिब देखा और फिर गुस्से से उसे घूरती उसकी तरफ गई और जोर से टेबल पर हाथ दे मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या सोचा था तुमने? मैं तुम्हारी हिदमत करूंगी, तुम्हें फल फ्रूट काट काट कर प्लेटों में रख कर दूंगी। सवा निहायत बदतमीजी से अलीसा की तरफ देखती हुई बोली। मुझे तुमसे हिदमतें करवाने का कोई शौक नहीं, समझ आई? और मुझसे जरा दूर रहा करो और अपनी लिमिट में रहकर बात किया करो, बदतमीज लड़की। अलीसा सभा की तरफ देखती सख्त लहजे में बोलती झटके से उठी और किचन से निकल गई। दूर तो मैं तुम्हें करूंगी, इस हवेली से और इस हवेली के लोगों से, और मुक्सिम मीर की जिंदगी से तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगी। सभा उस रात से घूरती हुई बोली जहां से वे अलीसा को गुजर गई थी और गुस्से से हाथ में पकड़ी छुरी और प्लेट वहीं पर पटकती किचन से निकल गई। अलीसा कमरे में दाखिल हुई और झटके से अपना दुपट्टा गले से उतारती पेट पर फेंकने के अंदाज में रखा। उसे पता नहीं क्यों सभा अच्छी नहीं लगती थी, उस लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता था और उससे तो उसे कुछ खास किस्म की तकलीफ थी जो वो बार बार उसके सामने आकर यूं बदतमीजी करती थी। अलीसा को उसकी बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ये जिंदगी में पहली बार था जब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अलीसा सब कुछ सोच रही थी जब उसे अचानक मुक्सिम का ख्याल आया तो उससे उठकर अपना फ़ोन तलाश करना शुरू किया तो फ़ोन उसे ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही मिल गया। फ़ोन निकालकर अलीसा ने ऑन किया और मुक्सिम का नंबर निकाला और फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गई। सभा से हुई गुफ्तगू अब वो भूल चुकी थी, उसके जहन में सिर्फ मुक्सिम का ख्याल था और यही उसकी खास वजह थी कि अगर उसे कभी गुस्सा आता भी था तो ये भूल जाती थी।
कभी उससे गुस्से खुद पर हावी होने नहीं दिया था। और वैसे भी मुक्सिम का ख्याल गुस्सा तो क्या हर चीज़ भुलाने की सलाहियत रखता था। अलीसा ने फ़ोन निकालते मुक्सिम का नंबर मिलाया और उसके नंबर पर कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी कॉल जब ना हुई तो अलीसा ने मुक्सिम को कुछ मैसेजेस किए। काफ़ी देर बाद भी जब मुक्सिम का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अलीसा अफसुर्दा हो गई और मुक्सिम को बहुत मिस कर रही थी वो, जो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब था। आप भूल गए हैं ना मुझे, इसलिए बताकर भी नहीं गए और मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। अलीसा उदासी से बोलती उठ खड़ी हुई और अब उसका इरादा नमाज अदा करने का था, क्योंकि बाहर असर की आसान हो रही थी। वहां से निकलने के बाद मुक्सिम काफ़ी गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रही थी उसका दुश्मन कहाँ छुपा सकता है। और यही नहीं, वो उस पर, उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए है। मतलब कोई तो है जो हवेली में ही है। मुक्सिम ने ये सब सोचते अपना फ़ोन निकाला जो डेड हो चुका था। चलें सर। दाद गाड़ी मुक्सिम के सामने रुकते हुए बोला तो मुक्सिम अपना फ़ोन चेक करता, गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ सर, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा? दाद मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोला, जो अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रहा था। हाँ, शायद डेड हो गया है। मुक्सिम दाद की तरफ देखते हुए बोला। दाद ने हाँ में सर हिलाया। फ़ोन ऑन करते ही मुक्सिम को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर बेशुमार अलीसा के नाम से आई हुई कॉल्स और मैसेजेस वसूल हुए, जिसे देखते हुए एकदम से परेशान हो गया। मतलब वो इतनी कॉल्स और मैसेजेस क्यों करेगी उसे? सब हैरियत तो होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके फ़ोन पर अलीसा की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था, लेकिन आज आया था। वो दिल ही दिल में सोचता अलीसा के मैसेजेस पढ़ने लगा। इनबॉक्स खोलते वो जैसे जैसे अलीसा के किए गए मैसेजेस पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे और होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम मीर, आप अभी तक घर नहीं आए? सब हैरियत है? आपका नंबर भी बंद जा रहा है। आप कुछ बताकर भी नहीं गए। चची जान आपका पूछ रही थी मुझसे, आप कहाँ पर हैं? सब मैसेजेस वक्फे वक्फे पर आए हुए थे। कोई मैसेज 5 मिनट के वक्फे पर और कोई 10 मिनट के वक्फे पर था। मैसेजेस को देखते साफ पता चल रहा था कि अलीसा उसी के इंतज़ार में बैठी थी कि कब मुक्सिम मैसेजेस देखे और कब जवाब दे। अलीसा के किए गए मैसेजेस देखकर मुक्सिम फ़ौरन समझ गया कि वो उसी के लिए ही परेशान हो रही है। मैं कुर्बान, मेरी शहजादी मेरा इंतज़ार में बैठी है। बस कुछ देर, सारे जवाब अपनी पनाहों में भर कर ही दूंगा। मुक्सिम दिल ही दिल में अलीसा से मुखातिब हुआ। मुक्सिम का बस नहीं चल रहा था, वो उठकर पहुंच जाता अलीसा के पास। दाद, गाड़ी जल्दी चलाओ। मुक्सिम ने दाद को हुक्म दिया तो दाद जी सर कहता गाड़ी की स्पीड और तेज कर गया। अलीसा नमाज पढ़कर बेड पर बैठी दोबारा अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जहाँ मुक्सिम का कोई भी जवाब उसे वसूल नहीं हुआ था, जबकि मैसेजेस वो पढ़ चुका था। ये देखते अलीसा को बहुत गुस्सा आया। उसे मैसेजेस पर भी अलीसा को जवाब नहीं दिया और गुस्से से खोल रही थी वो, जब उसे बाहर मुक्सिम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अलीसा का दिल एकदम से धड़का था। उसका दिल चाह रहा था वो कहीं छुप जाए। अजीब सा एहसास था, जब वो यहाँ नहीं था तो वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और अब जब वो आ गया था तो उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। मुहसिन जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपना फ़ोन लेता कदम हवेली के अंदर की जाने बढ़ाए। हवेली के अंदर दाखिल होकर मुहसिन ने देखा तो उसे इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आया, जबकि मुलाजमों की चहल पहल तो आम सी बात थी। मुहसिन उन सबको इग्नोर करता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो इस वक्त सिर्फ अलीसा को देखना चाहता था। बेकरार तो वो पहले भी था, अकेला छोड़ने का तो उसका पहले भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके मैसेजेस पढ़ने के बाद तो जैसे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मुक्सिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही अलीसा बैठी हुई नजर आई, जो अपना रुख मोड़े बैठी शायद अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। मुक्सिम के लबों को एकदम से मुस्कुराहट ने छुआ था। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता अपने कोट के बटन खोलते हुए अलीसा की जानिब बढ़ा। अपना कोट उतार कर साइड पर रखकर मुक्सिम अलीसा के कुछ फासले पर टिक कर बैठ गया और अब बागौर उसे देखने लगा, जिसे एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। मतलब साफ था कि वो उससे नाराज़ थी। मुक्सिम ने गला खंगार कर उसे अपनी जानिब मतवजा करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसी तरह बैठी रही और मुक्सिम की जानिब नहीं देखा। लगता है कोई नाराज है मुझसे। मुक्सिम अलीसा की जानिब देखते हुए बोला, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अलीसा भी उसी के अंदाज से बोली, जबकि नजरें अभी भी सिर्फ फ़ोन की तरफ ही थी, जबकि ध्यान सारा सिर्फ अपने शोहर की तरफ था। लगता है कोई शदीद नाराज है मुझसे। मुक्सिम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, किसी को क्या लगे उसकी बला से?
अलीसा ने बगैर देखे ही जवाब दिया। हमारी तो बलाएं भी आपकी आशिक हैं बेगम। मुक्सिम उसी कमर में हाथ डालता उसे एकदम से अपनी तरफ खींच चुका था, जबकि अलीसा चेहरा फेर गई थी। ये हरकत दोबारा कभी मत करना। मुक्सिम उसका चेहरा दोबारा अपनी तरफ करते हुए संजीदगी से बोला तो अलीसा ने हल्की से नजर उठाकर मुक्सिम की जानिब देखा। क्यों नाराज है मेरा बच्चा? मुक्सिम उससे प्यार भरे लहजे में बोलता उसकी पेशानी को चूम गया। अलीसा ने नजरें उठाकर मुक्सिम की तरफ इस तरीके से देखा जैसे नजरों ही नजरों में कह रही हूँ कि ये भी मैं बताऊं कि मैं क्यों नाराज हूँ। अलीसा की नजरों में मौजूद तहरीर पढ़कर मुक्सिम मुस्कुराया। यार, एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए इमरजेंसी जाना पड़ा। काम बहुत ज़रूरी था, वरना कौन बेवकूफ़ अपनी 2 दिन की नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर जाए। आपने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। अलीसा के मुंह से असल बात निकली। फ़ोन डेड हो गया था, इसलिए नहीं दे सका, और जब देखा तो तब घर के बहुत नज़दीक था। सोचा अपनी बेगम को रूबरू ही सारे जवाब दे दूं। मुक्सिम उसे अपने नज़दीक करते हुए बोला तो अलीसा घबराई। वो नाराज़गी में उसके काफ़ी करीब आ चुका था। मुझे मिस कर रही थी? मुक्सिम अपनी नाक उसका सुर्ख पड़ते गाल पर रगड़ते हुए बोला। नहीं। अलीसा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर इतने मैसेजेस और कॉल्स? मुक्सिम नजरें उठाकर उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जो फौरन से नसें झुका गई थी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो? मुक्सिम उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर करते उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला तो अलीसा की पलकें एकदम से लरसी। मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। अलीसा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली। तुम छुपा सकती भी नहीं बेगम, क्योंकि तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं मैं। मुक्सिम मुस्कुराकर बोलता उसकी एक गाल पर शिद्दत से लपक चुका था। आप फ्रेश हो जाएं। अलीसा मुक्सिम के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली। मैं तो तुम्हें देखकर ही फ्रेश हो गया था। अलबत्ता मेरी बेगम नहीं है, और मुझे उन्हें फ्रेश करने के बहुत से तरीके आते हैं। मुक्सिम उसके लरस से होंठों पर नजर जमाते हुए बोला और अगले ही पल झुककर पूरे इस्तकाक से प्यारी सी शरारत करके पीछे हटा, जबकि अलीसा सर पैर तक सुर्ख पड़ चुकी थी। चलो, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे कपड़े निकालो। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते एक आंख दबाते हुए बोला, जबकि अलीसा ने फौरन नसें झुकाई थी और चेहरा सुर्ख अनार बन चुका था, जिसे देखकर मुक्सिम का दिल मज़ीद बेईमान हो रहा था। बेगम, क्यों मेरे सामने सरापा हुस्न बनकर बैठी हो? अगर मैंने अपना सब्र खो दिया ना तो आपकी जान मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए ज़रा ये अपने चेहरे के रंगों को कंट्रोल करें, वरना। एकदम से उसे खींचना खुद में भींच गया था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अलीसा को लग रहा था अभी उसका सांस बंद हो जाएगा। छोड़े मुझे, मेरा सांस बंद हो रहा है। मुक्सिम को अपने सीने में से अलीसा की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी तो मुक्सिम मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। अलीसा बुखलाई हुई बोली और बगैर मुक्सिम की तरफ देखे फौरन से कमरे से निकल गई, जबकि मुक्सिम उसके पीछे दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अलीसा खाना लेने किचन में दाखिल हुई तो इफ़रा वहाँ पहले से मौजूद थी। इफ़रा को देखते अलीसा के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई। वो चलती हुई ठीक इफ़रा के पीछे खड़ी हो गई और थोड़ा सा उसके कान के करीब होते सरगोशी नुमा आवाज़ से बोली, देवरानी साहिबा, देवर जी को अकेला छोड़कर आ गई क्या? अपने ठीक पीछे से अलीसा की आवाज़ सुनते इफ़रा झटके से पीछे मुड़ी तो देखा अलीसा मुस्कुराकर मशकूक नज़रों से उसे ही देख रही थी। भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या? इफ़रा अपनी घबराहट पर काबू पाती हुई बोली। हाँ, मैं तो मीर के लिए खाना लेने आई थी, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देवर साहब तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहे हैं। अलीसा अभी भी बात सा आई, जबकि इफ़रा सुर्ख पड़ चुकी थी। भाभी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा तो नहीं करें। इफ़रा बेचारी सी शक्ल बनाते अलीसा की तरफ देखती हुई बोली तो उसकी शक्ल देखते अलीसा ने बहुत मुश्किल से अपनी कसक कंट्रोल की। अच्छा ठीक है, अब रोने मत लग जाना। अलीसा इफ़रा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली। भाई कब आए भाभी? अलीसा की बात को इग्नोर करते इफ़रा ने मुक्सिम के बारे में पूछा। बस थोड़ी देर पहले वो फ्रेश हो रहे हैं और मैं उनके लिए खाना लेने आई हूँ। अलीसा ने उसे तफसील बताई। अच्छा। इफ़रा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और अब दोनों मिलकर खाना गर्म करने लगी और साथ साथ उनकी गपशप भी चल रही थी।